गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रिवर्सिबल प्रोसेसेस का अध्ययन किया था, जिसमें हमने प्रथम वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस देखा था। तत्पश्चात हमने वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस देखा और फिर हमने दोनों की तुलना भी की। आज हम वर्क डन इन इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस देखेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान मान लीजिए कोई आइडियल गैस के n मोल V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम में कांस्टेंट टेम्परेचर T पर एक्सपांड किए जाते हैं। यदि गैस का प्रेशर P1 है और एक्सटर्नल प्रेशर P2 है, तो P2 इज वेरी ग्रेटर देन P1, यानी गैस का प्रेशर P1 कम होगा, उसकी तुलना में जो एक्सटर्नल प्रेशर P2 होगा उसका मान P1 से बहुत ज़्यादा होगा। ऐसी स्थिति में चूंकि ये अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो W इरिवर्सिबल की गणना हम करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर इनटू इंक्रीज इन वॉल्यूम। जो बाह्य दाब होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आयतन में वृद्धि से। तो देखिए यहाँ पर गैस का दाब तो P1 है और बाह्य दाब P2 होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर की जगह हम लिखेंगे P2 और इंक्रीज इन वॉल्यूम जो कि पहले V1 था, V1 से बढ़कर के V2 होता है, तो दोनों में जो अंतर आएगा वो मान आप यहाँ पर लिखेंगे, तो V2 माइनस V1 होगा। तो पहले भी आपने किया, बार बार हम कार्य की गणना कैसे करते हैं, एक ही फॉर्मूला याद रखिए, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू इंक्रीज इन वॉल्यूम। चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो भी वही फॉर्मूला लगेगा, चाहे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो भी वही लगेगा, एक्सपांशन है तो भी वही लगेगा, कंप्रेशन है तो भी वही लगेगा। कि एक्सटर्नल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर को हम इंक्रीज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होती है। अब चूंकि आप जानते हो गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू nRT होता है, तो इसी इक्वेशन से हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम V इक्वल टू nRT अपॉन P हो जाएगा, जो इक्वेशन नंबर 2 में दर्शाया गया है। इस वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो W इरिवर्सिबल का मान आ जाएगा P2 इक्वल टू nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1। चूँकि nRT दोनों में कॉमन है, इसलिए आप बाहर निकाल देंगे इसको ब्रैकेट से, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस P2 अपॉन P1। और किसी भी एक मोल आइडियल गैस के लिए n की वैल्यू 1 होगी, अतः हम n का मान 1 रखेंगे, तो W इरिवर्सिबल का मान आ जाएगा nRT 1 माइनस P2 अपॉन P1। ये वैल्यू आप बिल्कुल याद कर लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित जब भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो ये मान आपको सीधा सीधा रख करके आपको कार्य की गणना करनी होगी। इसलिए W रिवर्सिबल और W इरिवर्सिबल के मान आप याद कर लीजिए। कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे, लेकिन ये इक्वेशन आप याद करके रखिए। W इरिवर्सिबल का मान RT 1 माइनस P2 अपॉन P1 होता है। आगे हम
अब हमने दोनों रिवर्सिबल का मान भी निकाला था और इरिवर्सिबल का मान भी निकाला था। दोनों की हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन द W रिवर्सिबल एंड W इरिवर्सिबल। ये कंपैरिजन हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन के केस में हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप वैल्यू रखिए W रिवर्सिबल का मान, जो कि हमने पिछली क्लास में कैलकुलेट किया था और मैंने बोला भी था आप इसको याद रख लीजिए। W रिवर्सिबल इक्वल टू RT ln P1 अपॉन P2 होता है। चूँकि हम प्रेशर के केस में ही हम निकालेंगे, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम दाब को के मान को रखते हुए ही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो W रिवर्सिबल इक्वल टू RT ln P1 अपॉन P2। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं इसकी, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब W रिवर्सिबल में इस इक्वेशन में हम केवल +1 और -1 ऐड कर देंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा। आप इसमें 1 प्लस माइनस आप ऐड करेंगे तो इक्वेशन नई आपको प्राप्त हो जाएगी। 1 माइनस 1 प्लस P1 अपॉन P2। इस इक्वेशन को फिर थर्ड स्टेप में देखिए आप, यहाँ सेकेंड और थर्ड में हमने कुछ नहीं किया, केवल एक ब्रैकेट लगाया है। ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, 1 माइनस करके और अंदर की जो वैल्यू हो जाएगी वो प्लस नहीं होकर के अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस P1 अपॉन P2। ये इक्वेशन आपकी नई इक्वेशन तैयार हो गई, किससे, W रिवर्सिबल से ही हमने एक मॉडिफाइड इक्वेशन हमने ये वाली बना ली है। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे लगानी है कि जितने भी सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं उनके लिए हम एक इक्वेशन काम में लेते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, चूँकि हमने इसमें सिर्फ इसका एक फॉर्मूला ही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ln 1 माइनस एक्स इक्वल टू log e 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो अल्टीमेटली किसके बराबर होता है, -x के बराबर होता है। तो ln 1 माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, -x के। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन में हमने W रिवर्सिबल इक्वल टू RT ln फिर ब्रैकेट 1 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस P1 अपॉन P2, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। जब आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हम इसमें इस ऊपर वाली इक्वेशन को 1 माइनस, अगर हम इसको 1 माइनस P1 अपॉन P2 को हम x मान लें तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 माइनस x के इक्विवेलेंट, और इस पूरे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -x के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, इस वैल्यू को, इस x की वैल्यू को यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन चूँकि -x होता है, ln 1 माइनस x का सॉल्यूशन -x होता है। तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो पूरी इक्वेशन है इसको हम अगर -x मान लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस P1 अपॉन P2। तो देखिए नई इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, W रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस, चूँकि हमने इसको माइनस लिखा था इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और RT और ये x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस P1 अपॉन P2। तो ये बहुत ही सिंपल है, केवल आपको इसको यूज़ करके और यहाँ पर अपने मान को यहाँ पर रखना है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, माइनस साइन आपको हटाना है तो बिल्कुल इसको प्लस माइनस इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये W रिवर्सिबल RT P1 अपॉन P2 हो जाएगा यहाँ पर, और +1 हो जाएगा क्योंकि आपने इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। तो इस प्रकार से रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो कार्य की गणना की जाती है उसके लिए आपको नई इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो W इरिवर्सिबल है, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले नेक्स्ट पिछली स्लाइड में, तो उसमें आपको मैंने बोला था कि उसकी वैल्यू आप याद करिए। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, RT 1 माइनस P2 अपॉन P1, इक्वेशन नंबर 2।
तो दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में कार्य की गणना और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कार्य की गणना। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों से ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए W रिवर्सिबल माइनस W इरिवर्सिबल आप करेंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी RT P1 अपॉन P2 माइनस 1, इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, माइनस RT 1 माइनस P2 अपॉन P1, ये वैल्यू भी आप रख देंगे। दोनों की वैल्यू रखने के बाद इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपको ये इक्वेशन प्राप्त होगी। RT आप कॉमन ले लेंगे और दोनों का आप LCM लेकर के इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपको नई प्राप्त होगी। RT ये LCM दिया, P1 और P2 लेकर के ये आपने सिंपल बहुत बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है। और इसको करने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, चूँकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको आप कन्वर्ट करके आप कन्वर्ट कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाती है नीचे RT अपॉन P1 P2 और ब्रैकेट P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये वैल्यू है W रिवर्सिबल माइनस W इरिवर्सिबल का मान, ये आपको प्राप्त होता है। अब चूंकि P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो जब आप W रिवर्सिबल माइनस W इरिवर्सिबल का मान देखेंगे तो वो मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मान का पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि W रिवर्सिबल का मान हमेशा W इरिवर्सिबल के मान से अधिक होगा। तो आपको जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि दोनों में क्या संबंध है, रिवर्सिबल प्रोसेस में किए गए कार्य की गणना और W इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान कार्य की गणना, दोनों ही गणना की अगर आपको तुलनात्मक अध्ययन करना हो या दोनों में रिलेशन निकालना हो तो इस पूरे डेरिवेशन को यूज़ करते हुए आप इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को आप निकाल पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अब हमने दोनों ही टाइप के हमने अध्ययन कर लिए। इसकी कंपैरिजन भी हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस का भी हो गया और इरिवर्सिबल प्रोसेस का भी हो गया। अब इससे रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आपने पढ़ लिया, सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो गए, लेकिन अगर आपने उसको अप्लाई करना नहीं सीखा, अगर आपने मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए तो आपका काम 50% हो पाता है। इसीलिए फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आप न्यूमेरिकल से डरे नहीं। न्यूमेरिकल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, उसकी वैल्यूज़ आपको पुट करना है और आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल ये आपके सामने लिखा है, बहुत ही सिंपल एक सवाल दिया है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी आदर्श गैस है, आइडियल गैस है, इसके 5 मोल उत्क्रमणीय अवस्था यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रसारित होते हैं, एक्सपांड होते हैं। किसी आइडियल गैस के 5 मोल रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान इनका एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन से उसका दाब, प्रेशर 5 वायु दाब से घट करके 2 वायु दाब हो जाता है। तो इस गैस द्वारा किए गए कार्य का परिकलन करिए। ये बहुत अच्छा सवाल है और साधारण सवाल है। इस क्वेश्चन में आपको केवल ये देखना होगा सबसे पहले कि वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, उसके बाद n मोल गैस यानी n की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद आप देखिए प्रेशर दिया हुआ है, 5 वायु दाब से 2 वायु दाब हो जाता है, क्योंकि एक्सपांड हो रहा है। तो जब एक्सपांड हो रहा है तो प्रेशर घट जाता है। तो 5 से 2 इस गैस के लिए कार्य की गणना करिए। अब आपको वो फॉर्मूला लगाना है वर्क का जिसमें प्रेशर की मान दिए हुए हों। तो आप जानते हो कि जब गैस एक्सपांड होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में तो वर्क W रिवर्सिबल की वैल्यू होती है 2.303 RT log base 10 P1 अपॉन P2। अगर यहाँ पर वॉल्यूम होता तो आप क्या लिखते,
V2 अपॉन V1, क्योंकि मैंने बताया कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द V। सो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर चूँकि एक्सपांशन होता है इसलिए P1 अपॉन P2 लिखते हैं। अगर कंप्रेशन होता तो आप P2 अपॉन P1 लिखते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत सिंपल सा जो आपने पहले पढ़ा उसी में से हमने एक फॉर्मूला लिखा है, W रिवर्सिबल इक्वल टू 2.303 RT log बेस 10 P1 अपॉन P2। ये हमने किसी एक मोल के लिए लिखा है। अब चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि गैस के 5 मोल लिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा W रिवर्सिबल इक्वल टू 2.303 nRT। अगर 1 होता तो आप सिंपल RT कर देते, लेकिन यहाँ पर चूँकि 5 मोल हैं इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे nRT log बेस 10 P1 अपॉन P2। अब बहुत ही सिंपल टेम्परेचर दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हो कि 273 से इसको प्लस करना होता है, तो 323 केल्विन आ जाएगा। प्रेशर P1, चूँकि P1 आपने एक्सपांड किया है तो पहले प्रेशर ज़्यादा होगा, तो P1 की वैल्यू 5 वायुदाब हो गई। P2 की वैल्यू हो जाएगी 2 वायुदाब, N की वैल्यू 5 है, R कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.987, ठीक है। इसके बाद आप चूँकि W रिवर्सिबल है तो ये सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है आपको, सारे मान आपको रखने हैं और सारे मान को रखने के बाद आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आप ये पाएंगे इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, वो अधिकतम आएगा इसका रिज़ल्ट कैलोरी में। तो इस प्रकार से हम अगर किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर प्रेशर दे रखा है तो हम कार्य की गणना कर सकते हैं। एक्सपांशन के केस में हम कार्य की गणना कर सकते हैं। प्रेशर दे रखा है कंप्रेशन संपीड़न के केस में हम कार्य की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर वॉल्यूम दे रखा है रिवर्सिबल प्रोसेस में तो हम कार्य की गणना कर सकते हैं, एक्सपांशन में भी और कंप्रेशन में भी। और ये सारे मान को रखते हुए हम किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल अगर आपको दिया जाए तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से एक और एक एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपका ये सारा पिछला जो भी आपने पढ़ा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आप देखिए ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस से रिलेटेड है न्यूमेरिकल कि 80 डिग्री सेल्सियस पर सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करना है। तो 80 डिग्री सेल्सियस पर किसी द्रव के 1 मोल को उसकी वाष्प में परिवर्तन करने के लिए 3645 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर दे रखा है, एक लिक्विड है उसकी 1 मोल, N की वैल्यू 1 दी हुई है यहाँ पर, उसको द्रव को वाष्प में बदलना है। देखिए अब ये यहाँ देख के पता लग रहा है कि ये ऐसा एक्सपांशन है जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा परिवर्तित होता है, यानी ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो किसी द्रव को वाष्प में बदलना ये इरिवर्सिबल प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है। में परिवर्तित करने के लिए जो 3645 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर Q का मान दे रखा है। यदि इस द्रव की वाष्प आदर्श आचरण वाली हो तो 80 डिग्री सेल्सियस पर 80 डिग्री सेल्सियस तथा 3 वायुदाब और इस द्रव के 5 मोल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आपको Q की गणना करनी है, W यानी Q यानी ऊष्मा की गणना करनी है आपको, W यानी कार्य की गणना करनी है और डेल्टा E यानी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन की गणना करनी है। तो देखिए सबसे पहले पहली स्टेप में हम, चूँकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम कार्य की गणना करते हैं। वो आप कैसे करेंगे कि आप ये देख रहे हैं कि निश्चित दाब पर किए गए कार्य का मान क्या होगा। वर्क, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक्सटर्नल प्रेशर इनटू आयतन में वृद्धि, जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर होगा यहाँ पे P, और आयतन में वृद्धि क्या होगी, V1 आयतन था द्रव का और V2 आयतन था वाष्प का, तो P इंटू
V वाष्प माइनस V द्रव। इस प्रकार से इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगाएंगे। चूँकि आप जानते हो कि जो द्रव की वाष्प का जो आयतन है, वेपर का जो वॉल्यूम है, वो उसके द्रव रूप के वॉल्यूम से बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए हम वाष्प की तुलना में द्रव को हम इग्नोर कर लेते हैं, नगण्य कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कार्य का मान क्या हो जाएगा, सिंपल इक्वेशन हो जाएगी P V वाष्प, V वाष्प माइनस V द्रव में से हम द्रव को इग्नोर कर दिया, आपने नगण्य मान लिया, तो सिंपल कार्य का मान हम निकाल लेंगे P इंटू V वाष्प से। और चूंकि आप जानते हो गैस इक्वेशन इक्वल टू PV इक्वल टू nRT होता है, तो इस प्रकार से W का मान PV की जगह आप क्या लिख सकते हो, nRT। अब यहाँ पर आप देखिए PV की जगह nRT आपने क्यों लिखा, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपके पास क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं, तो आप कार्य की गणना nRT से आप यहाँ पर कर सकते हैं। चूँकि क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू दे रखी 5 मोल और R कांस्टेंट है और टेम्परेचर आपको पता है, इसको आप डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 273 प्लस 80, तो 353 केल्विन। इस प्रकार से वर्क कैलकुलेट आप कर पाएंगे और वर्क इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3507.05 कैलोरी। तो अभी ये क्वेश्चन आपका हुआ आधा, जिसमें आपने इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान वर्क को कैलकुलेट किया है। अब क्वेश्चन में आगे आप देखिए, आगे दिया हुआ था कि अगर द्रव की वाष्प आइडियल आचरण वाली हो तो 80 डिग्री सेल्सियस पर 3 वायु दाब पर इस द्रव के 5 मोल को इसकी वाष्प में रूपांतरित करने के लिए Q, W और डेल्टा E की गणना करिए। अब आपको इसमें Q की गणना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इसमें 5 मोल द्रव को उसकी वाष्प में परिवर्तित करने के लिए Q ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू 1 मोल को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके 5 इंटू 3645। इस प्रकार से 1 मोल को परिवर्तित करने के लिए आप ऊष्मा की मात्रा कितनी आ जाएगी, 18,225 कैलोरी। अब चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हो कि डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस W होता है, तो डेल्टा E की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, माइनस W की वैल्यू आपके पास है, और इस प्रकार से आप इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन कितना आ जाएगा यहाँ पर 14717.95 कैलोरी। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको इसमें 2 पार्ट आपको पूछे गए थे क्वेश्चन के, तो दोनों ही पार्ट को आपने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया। इस प्रकार से हम कोई भी किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल दिया हुआ हो तो हम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया विद न्यूमेरिकल्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।